हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के भाषा और उसके विकास के बारे में। हिंदी भाषा एवं उसके विकास के बारे में यह क्लास हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें हम हिंदी के भाषा और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की भाषा और उसके विकास के बारे में, उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इस प्रकार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अब देखते हैं हम हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार हुआ। हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो भाषा का उल्लेख है वह हमें किस में मिलता है? भाषा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हिंदी संस्कृत की ही उत्तराधिकारिणी भाषा है। उत्तराधिकारिणी भाषा का अभिप्राय है कि संस्कृत के बाद ही हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, इसलिए यह उत्तराधिकारिणी भाषा है। इसके बाद संस्कृत का स्थान हिंदी ने ही लिया। आगे है, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन्हें 3 कालों में विभाजित किया है। पहला भाग में आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसका समय कब से रहा? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। अगला आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है इसका समय रहा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय रहा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जिसमें कि इसकी 3 अवस्थाएं रही, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी इसका विकास कितनी 3 अवस्थाओं में हुआ, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आगे आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा रही यह 1000 ईस्वी से अब तक का समय इसमें रहा। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये सब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के काल में इनका विकास हुआ या इनकी रचना हुई। और ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसमें 3 भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, किसमें हुआ है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हुआ है, जिसमें पहले आता है पाली भाषा। इसका समय, जो पाली भाषा थी इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक रहा। फिर आती है प्राकृत भाषा, इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद आता है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय रहा। जैसा कि हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पढ़ा था कि इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पढ़ा था, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, तो यह आपका 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी आ गया। ठीक है, जिसमें कि 3 भागों में इसका विभाजन हुआ, पाली में, प्राकृत में और अपभ्रंश में। आगे बढ़ते हैं कि पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। जो पाली भाषा है यह किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की, अर्थात कि बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। और इसका अन्य नाम मागधी भाषा भी है। और इसी भाषा का नाम, यानी कि पाली भाषा का नाम मागधी भाषा भी है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचा गया है और त्रिपिटक की रचना भी पाली भाषा में ही हुई है। तो जो बौद्ध साहित्य है वह किस भाषा में रचा गया है? पाली भाषा में रचा गया है। और जो त्रिपिटक है उसकी रचना पाली भाषा में हुई है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक आते हैं, विनय पिटक आते हैं, अभिधम्म पिटक आते हैं। तो इस प्रकार जो आपके त्रिपिटक हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं? वह किस धर्म से संबंधित हैं? वह है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो जो हम यह डिटेल में पढ़ रहे हैं ये काफ़ी ध्यान से पढ़ने की चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं तो ज़्यादा हमारे दिमाग में वो रहते हैं।
ठीक है, केवल ऑप्शन देखने में कन्फ्यूजन भी हो जाता है। इसमें आपका सारा ही कन्फ्यूजन क्लियर होता आ रहा होगा, क्योंकि हम इसमें जैसे हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ा, तो उसके तीनों कालों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। प्राकृत भाषा का समय कब तक रहा, पाली भाषा का समय कब तक रहा और अपभ्रंश का समय कब तक रहा। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचा गया है। अभी हमने बात की बौद्ध धर्म की, यानी कि बौद्ध साहित्य की, जो कि किस भाषा की रचना है? बौद्ध साहित्य पाली भाषा की रचना है। अभी हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य की, और तो जैन साहित्य की भाषा जो है वह क्या है? प्राकृत है। ठीक है, जो जैन साहित्य रचा गया है वह प्राकृत भाषा में रचा गया है। प्राकृत भाषा के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। अब प्राकृत भाषा के प्रकार देखिए, सौरसेनी प्राकृत है, पैसाची प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है, अर्धमागधी प्राकृत है और मागधी प्राकृत। ये सब जैन जो है प्राकृत भाषा के प्रकार हैं। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। जो अपभ्रंश भाषा है वह मध्यकालीन आर्य भाषा की कौन सी अवस्था है? अपभ्रंश यह मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। ठीक है, क्यों हमने कौन कौन से पढ़े थे उसमें? पाली पढ़ा था, प्राकृत आता है उसके बाद, और उसके बाद आता है अपभ्रंश। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी। तो तीसरी अवस्था कौन सी हुई? अपभ्रंश हुई, तीसरी अवस्था है। और अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है। अब बताइए, देखिए कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। ठीक है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। आचार्य हेमचंद्र और वाग्भट्ट ने अपभ्रंश को ग्राभ भाषा कहा है। आचार्य हेमचंद्र वाग्भट्ट ने अपभ्रंश को ग्राभ भाषा कहा है। ये सारे आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। इसके बाद ये जब पूरा हो जाएगा भाषा विकास के बारे में, तो इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे फिर, जो कि इसी पर आधारित होंगे। दंडी ने इसे आभिरादी भी भाषा कहा है। दंडी ने इसे आभिरादी की भाषा कहा है। मार्कंडेय व इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। अब देखिए, अपभ्रंश के कितने भेद बताए गए हैं? 3। मार्कंडेय व इतर आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं, जिनमें नागर आती है, उपनागर आती है और ब्राचड़ा आती है। नागर में आता है गुजरात की बोली, और उपनागर में राजस्थान की बोली, और ब्राचड़ में सिंध की बोली आती है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। और इसके अतिरिक्त जो अपभ्रंश है इसको उकार बहुला भाषा कहा गया है। सामान्यतः अपभ्रंश ट वर्ग प्रधान भाषा है। ठीक है, ये क्या है? देखिए, सारे क्वेश्चन ही बनते हैं कि अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। उकार बहुला भाषा किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन है, और आंसर है अपभ्रंश। सामान्यतः अपभ्रंश ट वर्ग प्रधान भाषा है। यह फिर क्वेश्चन बनता है कि ट वर्ग प्रधान भाषा कौन सी है? तो आंसर है अपभ्रंश। इसके बाद आता है ण की बहुलता है। अपभ्रंश में 2 वचन तथा 2 लिंग मिलते हैं। अपभ्रंश में 2 वचन मिलते हैं और 2 लिंग मिलते हैं। नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है। जो नपुंसक लिंग है उसका उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल है। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण क्या है? अपभ्रंश काल है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महाकाव्य में मिलता है, और जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग है वह सबसे पहले कहाँ मिला है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग महाकाव्य में मिला है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकारा है। तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल कितना बताया है? 700 ईस्वी स्वीकारा है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, उदय नारायण तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का जन्म काल कितना है? तो 700 ईस्वी। और हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक किसकी है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की। ठीक है, इस प्रकार हमारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी
सिंह भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं। और जो डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक है, क्या ग्रंथ है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। किसकी पुस्तक है? डॉक्टर नामवर सिंह की। इन्होंने भी इसमें 700 ईस्वी ही अपभ्रंश का जन्मकाल स्वीकार किया है।